बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के पे नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकंड यूनिट प्राइमरी हेल्थ केयर को, और पिछले पार्ट में हमने कम्प्लीटली डिफाइन किया है प्राइमरी हेल्थ केयर को, और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए थे। स्पेशली अल्मा डिक्लेरेशन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। अगर आपने वो पार्ट ना देखा हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, और आप लोग दूसरे भी सेकंड सेमेस्टर की वीडियो देख सकते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की भी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट को स्लाइड नंबर 24 से, जिसमें हम कंप्लीटली डिफाइन करने वाले हैं स्लाइड नंबर 24 से आगे की स्लाइड, और कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम टोटल 50 स्लाइड तक हम पढ़ें, यानी कि टोटल 24 से लेकर 50 तक, और इस चैप्टर को, इस यूनिट को हम कंप्लीटली कवर कर सके। पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या पढ़े थे, अपने साथ नोट कर ले। अल्मा अता डिक्लेरेशन को कि कब हुआ था, सितंबर 1978 में। कितने मेंबर शामिल थे, 134 नेशनल गवर्नमेंट के मेंबर शामिल थे। कहाँ पर हुआ था, कजाकिस्तान की कैपिटल अल्मा अता में। और इसका मेन मकसद जो था प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्लीमेंट करना था पूरी दुनिया में, और WHO के भी सारे मेंबर इस मीटिंग में शामिल थे। तो हमारे पास अल्मा अता डिक्लेरेशन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके जी, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं स्लाइड नंबर 24 से। प्राइमरी केयर is when a person make first contact with healthcare system, leading to a decision regarding course of action to resolve any actual और potential health problems। चूँकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ प्रमोशन करना, डिजीज़ प्रिवेंशन करना, पेशेंट को एजुकेट करना, काउंसलिंग करना, और किसी डिजीज़ या किसी डिजीज़ के वजह से ट्रीटमेंट देना। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी हेल्थ केयर में आ जाते हैं। तो जब पहली बार पेशेंट किसी एक्चुअल डिजीज़ के साथ आ जाता है, एक्चुअल डिजीज़ का मतलब वो होता है जो उसको कोई डिजीज़ हो, चाहे वो TB हो, चाहे वो चेस्ट इन्फेक्शन हो, या दूसरी कोई ट्रॉमा के साथ आ जाए, या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, यानी किसी डिजीज़ होने का रिस्क हो, अभी हुआ ना हो लेकिन आगे कुछ दिनों में होने का रिस्क हो। तो ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम के साथ जब कोई पेशेंट पहली बार किसी हॉस्पिटल में जाता है, किसी फिजिशियन के पास या किसी नर्स के पास, तो इस सारे केयर को हम प्राइमरी केयर कहते हैं या प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। द प्रोवाइडर ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर आर, कौन से प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो कौन प्रोवाइड करते हैं। इसमें सिर्फ डॉक्टर नहीं आ जाते बल्कि फिजिशियन भी आ जाते हैं, नर्स प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं, या नर्सेज इन द नर्स मैनेजमेंट क्लिनिक्स, स्कूल्स एंड ऑक्यूपेशन सिस्टम। क्योंकि हमने प्राइमरी हेल्थ केयर में ऑलरेडी पढ़ा है कि इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस किसी डिजीज़ के हवाले से नहीं होता, बल्कि पेशेंट को एजुकेट करना, नर्सिंग काउंसलिंग करना, स्कूलों में जाना, या दूसरे ऑक्यूपेशन में लोगों को हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस उन लोगों में लाना। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी हेल्थ केयर में आ जाती है। द फोकस इज ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड रूटीन केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन फोकस क्या है, अर्ली डिटेक्शन। अभी डिजीज़ ना हुआ हो लेकिन उसको अर्ली डिटेक्ट करना, या डिजीज़ अभी हुआ हो फर्स्ट स्टेज में हो, या किसी दूसरी रूटीन केयर के हवाले से लोगों को एजुकेट करना हो, काउंसलिंग करने हो, तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी हेल्थ केयर में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट कोई ख़ास साइन एंड सिम्टम के पास आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करना, उसको डायग्नोस करना, अर्ली डिटेक्शन करना, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर में आ जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। Primary care is not a discipline itself, but it is provided by the professionals with specialized training। चूँकि प्राइमरी हेल्थ केयर स्पेशलाइज्ड एक ख़ास किस्म के डिसिप्लिन, इसमें एक स्पेशलाइज्ड चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती, लेकिन फिर भी ये कौन प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल। जैसे कि हम नर्स, हमारा ख़ास करिकुलम होता है, ख़ास हमने प्रैक्टिस की होते हैं, या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है प्राइमरी केयर में। एज अ लेवल ऑफ द केयर, primary care is often represented as the base of the pyramid of the health care. The middle is a secondary care, while a tertiary care is situated at the top of the pyramid. pyramid है जैसे कि हमने फिजिकल नीड, दूसरी जो हमने नीड पढ़े थे, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ लव, जो इस तरह के ख़ास किस्म के इस तरह के स्टेजेस होते हैं। तो इस तरह की लेवल ऑफ द केयर के भी स्टेजेस होते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट स्टेज में आ जाता है प्राइमरी केयर, जिसमें हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, हेल्थ काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग करना, पेशेंट
को एजुकेट करना या किसी डिजीज़ को डायग्नोस करना या किसी डिजीज़ के हवाले से इसको ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें प्राइमरी केयर में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज में पैरामाइड के फर्स्ट स्टेज में आ जाते हैं। और सेकंड स्टेज में कौन से आ जाते हैं? सेकंड स्टेज में फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर, जिसमें स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर आ जाते हैं और इसमें हॉस्पिटल एडमिशन भी किए जाते हैं अगर कोई सेकेंडरी केयर प्रोवाइड करना हो, यानी कि प्रॉब्लम जब सीरियस हो। टर्शियरी केयर नाम से ज़ाहिर होता है कि इसमें ये टॉप पर होता है। ये भी अपने साथ नोट कर ले कि पैरामिड के एट द लेवल ऑफ द केयर के टॉप में कौन सा केयर आ जाता है? टर्शियरी केयर। और इसमें क्या आ जाते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना या पेरेंटोलॉजी या एनाटोलॉजी या कैंसर या दूसरी ट्रॉमा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास टर्शियरी या पैरामिड के टॉप में आ जाते हैं। तो हमने प्राइमरी केयर को भी पढ़ा फर्स्ट स्टेज में, सेकेंडरी केयर को भी पढ़ा सेकंड केयर में, और टर्शियरी केयर को हमने पढ़ा पैरामिड के टॉप में टर्शियरी केयर में, जो हम सारे कुछ जो करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ लेवल ऑफ द केयर है जो कि पैरामिड की शक्ल में एक्सप्लेन किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर, देयर आर 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। कौन कौन से हैं? एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल हमारे पास 5 है और इस एमसीक्यूज इस तरह कहा सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ द हेल्थ केयर एक्सेप्ट। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कौन सा नहीं है इसमें और कौन से इसमें है। अब नंबर 1 इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 मैन पावर हेल्थ वर्क फोर्स डेवलपमेंट, नंबर 3 कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नंबर 4 एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, नंबर 5 मल्टी सेक्टरल अप्रोच। तो इन 5 बेसिक प्रिंसिपल को आप लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए और अभी हम इसको आगे 1 बाय 1 डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। पहले नंबर पर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ज़ाहिर होता है ये हमारे पास पहला प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर का कि इक्वली चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना कम्युनिटी में। इनइक्वालिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज मेजर कंसर्न्स, सप्लाई ऑफ द हेल्थ केयर रिसोर्सेज मोर टुवर्ड्स एप्लुएंट एरियाज। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटीज़ में, स्पेशल यहाँ पर कि चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, हेल्थ सर्विसेज इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हमारी कम्युनिटीज़ में। या तो वो हमारी गवर्नमेंट की कुछ गलती होते हैं या तो हमारे जो हेल्थ प्रोवाइडर होते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ करप्ट लोग होते हैं। और दूसरा ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अप्रोच की वजह से, लोगों के लेन देन की वजह से वो एफ्लुएंट एरिया जो होते हैं, दौलतमंद एरिया होते हैं, वहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज जाते हैं। जो विलियम टेडर हर्ट, इन्होंने इनवर्स केयर लॉ को प्रपोज किया। नाम से ज़ाहिर होता है कि जब एक चीज़ बढ़ जाती है तो दूसरी चीज़ कम होती जाती है, तो इसको हम इनवर्स कहते हैं। तो इनवर्स केयर लॉ क्या कहते हैं कि द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड मेडिकल केयर टेंड टू वेरी इनवर्सली विद द नीड फॉर द एंड द पॉपुलेशन सर्व्स। बिल्कुल, अगर आप अच्छा गुडिकल मेड केयर प्रोवाइड करते हैं किसी पॉपुलेशन को तो उनको जो नीड है या कोई भी प्रॉब्लम है वो कम होते जाएंगे। तो अच्छा केयर प्रोवाइड करना पॉपुलेशन की नीड को कम करना है। तो ये हमारे पास किसने किया था? जो विलियम टेडर हर्ट ने इनवर्स केयर लॉ को प्रपोज किया था। तो ये हमारे पास सिंपल सा लॉ है। फर्स्ट की प्रिंसिपल इन द प्राइमरी हेल्थ केयर इंश्योर दैट द इंडिविजुअल विद मोर कॉम्प्रोमाइज हेल्थ कंडीशंस विल रिसीव मोर हेल्थ सर्विसेज। तो इन चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का जो मेन फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ये कंफर्म इंश्योर करता जाता है कि जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत हो हेल्थ सर्विसेज को उनको ज़्यादा प्रोवाइड की जाए हेल्थ सर्विसेज, या जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो या कोई डिजीज़ एक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता हो तो उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। राइट। Commitment to the health equity focuses not only ensuring the program input but also reducing differences in the health outcomes। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने इनपुट पर ज़्यादा तवज्जो देने है कि हमने सिर्फ बस प्रोग्राम प्रोवाइड करने, सेमिनार अरेंज करने हैं या वैक्सीनेशन या सारी चीज़ों को हम इनपुट के ज़रिए देखते हैं, बल्कि नहीं, हमने आउटपुट को भी देखना है कि हेल्थ प्रॉब्लम में कमी आ रही, रिड्यूसिंग आ रही या नहीं आ रही, या हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ इनपुट नहीं बल्कि आउटपुट को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने आगे एक्शन करने होते हैं। तो ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। एसेस टू हेल्थ केयर हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड वर्टिकल इक्विटी। हम हेल्थ केयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं दो तरीक़ों से, हॉरिजॉन्टल इक्विटी, वर्टिकल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब है कि हम बिल्कुल इक्वल किसी भी कम्युनिटी को इक्वली टारगेट करते हैं, हर एक इंडिविजुअल को हम टारगेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल में आप लोगों ने तराजू देखा होगा, दोनों साइड इक्वल जब हो जाते हैं तो हम इक्वल कहते हैं। तो इस तरह हर एक इंडिविजुअल को टारगेट करना, एक पॉपुलेशन में अगर कोविड-19 ज़्यादा पाया जाता है तो पूरी पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेशन करते हैं। इस तरह नहीं कि एक बंदे को हम स्किप करें, नहीं, पूरी पॉपुलेशन को। लेकिन वर्टिकल इक्विटी में जिनको एक्चुअली
ज़रूरत है, जिसको एक ख़ास किस्म का डिजीज़ है, हम उनको टारगेट करते हैं, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसको हम वर्टिकल इक्विटी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विटी इक्वल एक्सेस फॉर द इक्वल नीड, जिनको ज़रूरत है तो हम इक्वली सारे लोगों को इक्वल टारगेट करते हैं। बस सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिहाज से आप लोगों ने ये याद रखना है। इक्वल रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, इक्वल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, इक्वल यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, जो भी हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका एक्चुअली इक्वली यूज़ करना, उन पर इस्तेमाल करना, इक्वल हेल्थ, यही सिर्फ यही मतलब है कि इक्वल एक्सेस फॉर द इक्वल नीड्स। सिर्फ ये सेंटेंस आप याद रखें। आगे हमारे पास है वर्टिकल इक्विटी। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों को टारगेट किया जाए उसको हम वर्टिकल इक्विटी कहते हैं। अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनइक्वालिटी, इसमें इनइक्वालिटी होती है, ज़रूरतमंद लोगों को टारगेट किया जाता है। इंडिविजुअल विद मोर नीड शुड हैव मोर ट्रीटमेंट, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। द सेंट्रल ऑफ द थीम फॉर द नीड देयर फॉर डिटरमाइंड इक्विटी, तो इसमें हमारे पास मेन जो मकसद होता है वो नीड है, यानी एक्चुअल नीडी पर्सन को टारगेट करना वर्टिकल इक्विटी कहलाता है। बस ये आप लोगों ने याद रखना है। हेल्थ वर्कफोर्स डेवलपमेंट, इसको हम मैन पावर भी कहते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है प्राइमरी केयर का। इसमें क्या होता है कि एक ख़ास तादाद के साथ, एक ख़ास नंबर के साथ मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि किन को, ट्रेन फिजिशियंस को, नर्सेस को, और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को, और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को, और अदर वर्किंग एज अ हेल्थ टीम। तो ये सारे कंबाइन होकर एज अ टीम काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं लोकल रेफर लेबर्स को, यानी कि जब कोई भी ज़रूरत हो किसी भी जगह पर, किसी भी कम्युनिटी या एरिया में, तो वहाँ पर ये एज अ मेन पावर काम करती है ये टीम, और इसको हम हेल्थ वर्कफोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। एक ख़ास तादाद होती है इसकी, कम्युनिटी में जितने नीड होते हैं उनके मुताबिक एक ख़ास तादाद में एक ख़ास जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसको हम मेन पावर भी कहते हैं। अपने साथ नोट कर ले। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थर्ड प्रिंसिपल है प्राइमरी केयर का। एक इफेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अप्लाई करने के लिए कम्युनिटी के लोगों का पार्टिसिपेट करना, उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा केयर को प्रोवाइड करने के लिए। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और कम्युनिटी की फैमिलीज़ और पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है इस प्राइमरी केयर को इम्प्लीमेंट करने में या अच्छा केयर को रिसीव करने में। डिटरमाइन द बोथ कलेक्टिव नीड्स एंड प्रायोरिटीज़, important role in the formulating health problems, make informed choices, objectives with community priorities। तो इसमें क्या होता है कि नीड को भी आइडेंटिफाई किया जाता है और प्रायोरिटीज़ को भी सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है, अगर वो बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही है तो उसके लिए क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और डिजीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाता है। प्रायोरिटाइज यानी कि जो डिजीज़ पहले ट्रीट किए जाने होते हैं उसको पहले ट्रीट करना होता है, और जो बाद को उसमें ट्रीट किया जाता है। तो इसको एक ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है कि हमें इस वीक में इतना काम करना है, इतने हमने गोल अचीव करने, और नेक्स्ट मंथ में हमने इतना, और एक साल में इतना। तो ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, फॉर्मुलेट करना होता है, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए डॉक्यूमेंट की शक्ल में लिखना है हमने। यूनिवर्सल कवरेज कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी। हम यूनिवर्सली प्राइमरी हेल्थ केयर को अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व ना की हो या कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व ना की हो, तो हम यूनिवर्सल कवरेज को हासिल नहीं कर सकते एक अच्छा प्राइमरी केयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं प्लानिंग स्टेप्स इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्टेप्स क्या है कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने के लिए? आइडेंटिफिकेशन एंड प्रायोरिटीज ऑफ द प्रॉब्लम्स। पहले तो हम किसी भी कम्युनिटी में जब हम प्राइमरी केयर को प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और कौन सी प्रॉब्लम को पहले ट्रीट करना चाहिए और कौन से बाद में, कौन से इन्फेक्शन जल्दी फैलते हैं और कौन से पोटेंशियल प्रॉब्लम है, रिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है। प्लानिंग टुगेदर, उसके फिर टीम प्लानिंग करती है कि हम किस तरह इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप उठाने होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करने होते हैं, तो रिटन फॉर्म में प्लान किया जाता है। इम्प्लीमेंटिंग बाय कम्युनिटी मेंबर्स, फिर आपने कम्युनिटी के मेंबर पर ऐसे इम्प्लीमेंट भी करवाने हैं। जो भी आपने एक्शन प्रायोरिटाइज, जो आपने ऑब्जेक्टिव लेके होते हैं, तो आप कम्युनिटी पर अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली आप एक्ट करते हैं। इम्प्लीमेंट करना, एक्शन लेना। एवोल्यूशन बाय द कम्युनिटी मेंबर्स, फिर आप क्या करते हैं कि एवोलुएट करते हैं कि इससे कोई फ़ायदा पहुंचा कम्युनिटी को या नहीं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, इस प्रॉब्लम में रिडक्शन आई या नहीं, तो ये सारी चीज़ें फिर एवोलुएट की जाती है। तो टोटल 4 स्टेप है: आइडेंटिफाई, प्रायोरिटाइज ऑफ द प्रॉब्लम, प्लानिंग टुगेदर,
इम्प्लीमेंट करना, एक्ट करना, एवॉल्यूशन फिर एवॉल्यूएट करना कि इससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ। इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन चौथा प्रिंसिपल है प्राइमरी केयर का। इसमें क्या होता है कि आसपास के जो सेक्टर है, जो हल्के है, जो शोबे है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाते हैं ताकि प्राइमरी हेल्थ केयर को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कम्युनिटी में। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी केयर इन्वॉल्व इन एडिशन टू द हेल्थ सेक्टर ऑल रिलेटेड सेक्टर्स एंड एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो भी सेक्टर कम्युनिटी या जो भी नेशनल को डेवलपमेंट में किरदार अदा करते हैं तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट किया जाता है उनके साथ, और उनके साथ वो भी हेल्थ सेक्टर के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। इंक्लूड द सस्टेनेबल पार्टिसिपेशन दैट कंबाइन इंटर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव वर्किंग अलायंस। तो जब ये पार्टिसिपेट करे, कंटिन्यूसली सस्टेनेबली पार्टिसिपेट करे हेल्थ सेक्टर के साथ, तो इससे क्या होगा, एक अच्छी तरीके से हेल्थ केयर को प्रोवाइड किया जाएगा कम्युनिटी में, पॉसिबली बट नॉट नेसेसरी इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ सेक्टर्स। तो इससे ये पॉसिबल हो जाएगा कि वो जो दूसरे सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करे और हेल्थ केयर को, हेल्थ सर्विसेज को अप्लाई करने में मदद करे। प्रीरिक्विजिट फॉर इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन के लिए हमें अवलीन शराइतें कौन कौन सी दरकार है, कौन सी शराइतों को अपनाएंगे। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाएंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाएंगे ताकि मुख्तलिफ सेक्टर के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन का ज़रिया बने। फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी एट ईच लेवल, हर एक सेक्टर लेवल पर एक कमेटी बनानी होती है। डिफाइनिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेट एजेंसीज, जो भी सेक्टर की एजेंसीज ने जो पार्टिसिपेट किया होता है उन एजेंसीज को अपना रोल बताना, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको समझाना। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, और जो भी डिसीजन मेकिंग होता है और उसमें हर एक सेक्टर का पार्टिसिपेट करना ताकि कंबाइनली एक कोऑर्डिनेशन रहे इनके दरमियान। मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, किस तरह हम कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह हम कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। पहले तो हम डिफरेंट सेक्टर जो होते हैं हमारे आसपास कम्युनिटी के, उनके नाम लिखेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, और फिर हम NGOs और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये NGOs है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये दूसरी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉलंटरी हेल्थ केयर में हिस्सा ले रही है। तो उन सेक्टर और उस NGOs में वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाएंगे ताकि वो कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ सेक्टर के दरमियान हमें हेल्प दे। फॉर्मुलेट द स्पेसिफिक टास्क फोर्सेज, फिर हम जो टास्क को हमें परफॉर्म करना होता है टास्क फोर्सेज उसको हम फॉर्मुलेट बनाएंगे। जॉइंट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स एंड एरियाज, हम फिर ऑब्जेक्टिव और एरियाज़ को डिसाइड करेंगे जो मुख्तलिफ सेक्टर को ज्वाइन करती है। डिसाइड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट अपलेना, तो फिर हम रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको सौंपेंगे मुख्तलिफ सेक्टर को, जो NGOs जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, और इस तरह हम डेवलपमेंट एक प्लान भी बनाएंगे। तो ये इस तरह से कोई ख़ास MCQs नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि हम किस तरह कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ सेक्टर के दरमियान बनाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट है, आप इसे वो लिख सकते हैं। डिफ़िकल्टी फेसिंग इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशंस, तो जब हम मुख्तलिफ सेक्टर के दरमियान कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ मसले मसाइलों का सामना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें तो NGOs है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या दूसरी एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज है, तो वो हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने के साथ साथ वो अपने फ़ायदे के लिए भी सोचेंगे। तो उस बिहाफ पर वो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसइक्विलिब्रियम्स। तो जब सेक्टर के दरमियान कोई गैर मनसबाना डिस्ट्रीब्यूशन होता है हेल्थ केयर का, या जब वो अपने बिहाफ पर, अपने इंटरेस्ट पर कुछ पैसे लेना चाहे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं मुख्तलिफ सेक्टर के दरमियान। पावर स्ट्रगल्स, या जी हाँ, हमारे पास कुछ इस तरह के सेक्टर भी है कि वो पावर लेने की कोशिश करेंगे कि पावर मेरे पास हो इन चीज़ों का, या पावर उसके पास ना हो, तो ये भी एक पावर ऑफ स्ट्रगलिंग होता है। एजेंसी मस्ट बी एबल टू कॉम्प्रोमाइज एंड इम्पोज चेंजेस ऑन द नॉर्मल वर्किंग पैटर्न्स। तो एजेंसीज जो प्राइवेट जो या NGOs होते हैं उनको तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, जो भी चेंजेस हेल्थ सेक्टर या जो भी इकदाम हेल्थ सेक्टर लेना चाहे, लेकिन वो कभी कभार क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। कल्चरल चेंजेस में अकर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ सेक्टर में मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं, तो इसलिए वो कल्चर चेंज की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन में वो मसले मसाइल होंगे। कोऑर्डिनेशन में टर्न आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ द टाइम, मनी एंड मैन पावर। तो कोऑर्डिनेशन के लिए इन मुख्तलिफ सेक्टर के दरमियान एक लिंक बनाने, इंटरेक्शन को बनाने के लिए टाइम भी देना होगा,
मनी भी स्पेंड करने होंगे एंड मैन पावर और एक टीम भी चाहिए कि इनके साथ कोऑर्डिनेट करे। तो ये सारे कुछ डिफ़िकल्टीज़ है जो कि सामना होता है कोऑर्डिनेशन के दरमियान। आगे भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसएडवांटेजेस इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन इज द की प्रिंसिपल आउटलाइन बाय WHO एव हेल्थ फॉर ऑल हैज़ टू बी अचीव्ड। अगर हमने हेल्थ फॉर ऑल या यूनिवर्सल हेल्थ को इम्प्लीमेंट या प्रमोट करना है तो हमने इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का फ़ायदा लेना होगा या सेक्टर के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन बनानी होगी। हाँ, इसके कुछ एडवांटेजेस भी है जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़े, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और ये की प्रिंसिपल है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि WHO के मुताबिक की प्रिंसिपल क्या है, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इसकी वजह से पूरी दुनिया में ये हेल्थ फॉर ऑल ये जो नारा है अलमादा डिक्लेरेशन को, इसको हम अचीव कर पाएंगे। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लास्ट प्रिंसिपल है प्राइमरी केयर का, और ये WHO ने 1989 में एक आर्टिकल में बताया है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी दैट इज साइंटिफिकली साउंड, adaptable to the local needs and acceptable to those who apply it and those for whom it is used। तो तीन बातें की गई है कि पहले तो ये साइंटिफिक बेस्ड टेक्नोलॉजी हो, यानी साइंटिफिकली प्रूव की गई हो कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कम्युनिटी के लोगों के लिए। और सेकंड नंबर पर एडेप्टेबल हो, ज़रूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह ना हो कि इसका प्राइस या इसका इस तरह का लेवल हो कि इससे लोग फ़ायदा ही नहीं उठा सके। तो ये एडप्टेबल हो, ज़रूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल किया जाए। एंड एक्सेप्टेबल हो, जो भी लोगों पर ये इस्तेमाल की है, जो भी लोग इसे इस्तेमाल करना चाहे तो वो इनके लिए ये टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेबल हो। मुख्तलिफ़ किस्म के रूरल या विलेजेस में जो लोग रहते हैं वो बिलीफ की वजह से या कल्चरल की वजह से वो ये बिलीफ रखते हैं कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते बिकॉज उसकी कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ उसूल्स होते हैं। तो कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के लिए ये क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, वो इसे काबिल कबूल हो। and maintained by the people themselves in keeping with principle of the self-reliance with the resources of the country and the community can afford। तो ये चौथी बात ये भी है कि जब इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए तो लोगों में इसके हवाले से एतमाद बढ़े, और या दोबारा लोग इस्तेमाल करना चाहे तो लोग इसे भरपूर तरीके से एतमाद तरीके से इसे इस्तेमाल करना चाहे। और इसके अलावा इस तरह प्रोवाइड किया जाए कम्युनिटी को या कंट्री को जो को एफोर्डेबल हो। इस तरह की कंट्रीज़ भी है, कम्युनिटी भी है जो कि बहुत गरीब है तो वो कभी कभार इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इस तरह होनी चाहिए जो कि एफोर्डेबल हो। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आगे हमारे पास कंटिन्यू है, डिज़ाइन टू मीट द स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स है। इस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए ताकि इसे भरपूर फ़ायदा उठा सके और एक ख़ास नीड के लिए हो। Criteria for the choosing which need should be addressed include magnitude of the population affected, the degree of the morbidity or mortality caused by the health conditions। ये टेक्नोलॉजी को हम किस बेस पर इस्तेमाल करेंगे किसी कम्युनिटी में, मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी के बेस पर, यानी कि एक जगह पर कितने लोग मर रहे एक डिज़ीज़ से और उनमें डिज़ीज़ कितनी है, तो उन को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। और जो जितने भी पॉपुलेशन इफेक्ट हुआ है और उसके मैग्नीट्यूड के मुताबिक इन टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल में लाना है। लैक ऑफ द सोल्यूशन दैट आर इफेक्टिव, सेफ, एक्सेप्टेबल, अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड सस्टेनेबल। तो ये सारी बातें कि ये टेक्नोलॉजी इफेक्टिव होना चाहिए और सेफ भी होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, एसेसिबल एंड सस्टेनेबल। तो ये सिंपल सी बातें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। यही स्लाइड दोबारा डिस्कस की जा रही है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी शुड बी साइंटिफिकली वैलिड। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि साइंटिफिकली वैलिड हो, एडेप्टेबल हो, लोकल नीड्स के मुताबिक हो, और एक्सेप्टेबल हो यूज़र के लिए, और मेंटेनेबल हो विद लोकल रिसोर्सेज यानी कि अफोर्डेबल हो। तो ये हमारे पास कब हुआ था, 1989 में WHO ने पब्लिश किया था। टेक्नोलॉजी ओनली इफेक्टिव इफ अकम्पाइंड बाय, तो टेक्नोलॉजी हम कब इफेक्टिव इस्तेमाल कर पाएंगे, जब निजी हुई चीज़ों का हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल नॉलेजेबल एंड स्किल्ड यूज़र्स, जो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला होता है, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो फिजिशियन हो या दूसरा हेल्थ वर्कर हो, उसे नॉलेजेबल होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी के हवाले से और स्किल पर होना चाहिए, तब अच्छी तरीके से इस्तेमाल होगी। क्लियर प्रैक्टिस गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज़,
तो हर एक टेक्नोलॉजी का अपना अपना गाइडलाइंस होता है, पॉलिसीज़ होते हैं। एक्सरे का मुख्तलिफ़ किस्म की गाइडलाइन पॉलिसी होते हैं और दूसरी जो लेबॉर्ट्रीज़ मशीन है उनकी अपनी गाइडलाइन पॉलिसीज़ होती है। तो उन गाइडलाइन पॉलिसी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो इफ़ेक्टिव होंगे। इफ़ेक्टिव फाइनेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू मेक देम अवेलेबल। तो टेक्नोलॉजी को एक इफ़ेक्टिव फाइनेंसिंग और एक जहाँ पर उसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर अवेलेबल करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी का हम इफ़ेक्टिव यूज़ कर पाएंगे और फाइनेंशियली इसी तरीके से जब वो अवेलेबल होंगे तो लोग उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। कम्युनिटी एफर्ट्स टू ब्रिंग द क्लाइंट इनटू द कांटेक्ट विद हेल्थ सर्विस इन टाइम लीवे। तो हम तब कम्युनिटी का इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे जब पेशेंट टाइम पर आएगा, यानी जब भी उसे कि कोई साइन एंड सिम्टम का सामना हो जाए तो डायरेक्टली उस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाए, या कम्युनिटी की जो लीडर है या कम्युनिटी की जो हेल्थ वर्कर है या जो नर्सेज है वो पेशेंट को टाइम पर टेक्नोलॉजी के साथ वो करे, टेक्नोलॉजी का उस पर इस्तेमाल करे। तो इससे हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कम्युनिटी में। ओनली हु इम्पैक्ट एफ इनकॉर्पोरेटेड इनटू कम्प्रहेंसिव हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स। तो ये ओनली तब इफ़ेक्टिव होगा जब हम जिसे इसे यूज़ करना चाहिए कम्प्रहेंसिव एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तरीके से, जब हम हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में हम इसे डिलीवर करें या इसे इस्तेमाल में लाए। डिफाइनिंग द एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्नोलॉजीज नीड टू टेक प्लेस अर्लियर। तो टेक्नोलॉजी को हम इसके एट्रीब्यूशन या इसके कैरेक्टरिस्टिक तब हम तस्वर करेंगे या हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ को हम वो करेंगे जब हम इसे ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किए, ज़रूरत की जगह इस्तेमाल किया जाए और टाइम और अर्ली से इस्तेमाल की जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक से खसूसियात से फ़ायदा उठाया या इसने हेल्थ केयर में एट्रीब्यूट किया। तो हमने टाइम बीइंग और ज़रूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल करेंगे, तो इस्तेमाल करना है तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल हुआ। एलिमेंट्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। पहले नंबर पर है एलिमेंट्स में एजुकेशन, लोगों में अवेयरनेस लाना, प्रॉब्लम के हवाले से लोगों में अवेयरनेस लाना, उनको काउंसलिंग करना, कम्युनिटीज़ के लीडर्स को अवेयर करना कि वो अपने लोगों को अवेयर करे और डिज़ीज़ की प्रिवेंशन के हवाले से इसे एजुकेट करें उन लोगों को और कंट्रोल करे किसी भी डिज़ीज़ को, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या सेमिनार हो या प्रेजेंटेशन हो, प्रोग्राम अरेंज करे, तो इसे हम एजुकेशन कहलाते हैं कह सकते हैं। और इसके अलावा बुकों में मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट चैप्टर यूनिट्स रखे जो एजुकेट कर सके कम्युनिटी के लोगों को। प्रमोशन ऑफ द फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, लोगों में प्रॉपर न्यूट्रिशन के हवाले से अवेयरनेस लाना कि प्रोटीन में इतनी कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट में इतनी है, इस टाइम पर ये फूड लेना चाहिए, इस टाइम पर ये फूड लेना चाहिए, तो ये सारी न्यूट्रिशन के हवाले से एजुकेट करना। इनएडुकेट सप्लाई ऑफ द सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, बेसिक सैनिटेशन स्टेरिलाइजेशन या दूसरी जो सफाई का जो प्रोसेस है या सेफ वाटर प्रोवाइड करना, ये हमारे पास 3rd नंबर पर आता है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फैमिली प्लानिंग जो होती है, लोगों में पॉपुलेशन के हवाले से लोगों में फैमिली को एजुकेट किया जाता है कि वो कहा जाता है ना कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं, तो इस तरह के मुहिम चलाए जाते हैं। और चाइल्ड हेल्थ केयर या जो मैटरनल मदर केयर है उनके हवाले से लोगों में अवेयरनेस लाना होता है, ये भी एलिमेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फ्लुएंजा डिजीज़, तो बहुत से इस तरह की डिजीज़ है जो आगे जिन डिजीज़ का रिस्क होता है तो उसके लिए वैक्सीनेशन इम्यूनेशन स्ट्रॉन्ग की जाती है, इम्यूनाइजेशन दी जाती है कम्युनिटी के लोगों में। और इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द लोकली एंडेमिक डिजीज़, जो भी एंडेमिक डिजीज़ है जो लोकली बेस पर जो डिजीज़ पाए जाते हैं जैसे कि डायरिया, कोलरा और इस तरह के दूसरे जो डिजीज़ होते हैं तो उनको प्रिवेंट कंट्रोल करना। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन डिजीज़ एंड इंजरी, जो कॉमन डिजीज़ होते हैं लोगों में, जो कॉमन डिजीज़ पाए जाते हैं कम्युनिटी में या जो इंजरीज पाए जाते हैं उनको ट्रीट करना, उनमें इम्प्रूवमेंट लाना। बेसिक लेबॉर्ट्री सर्विसेज एंड प्रोविजन ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स, तो बेसिक लेबॉर्ट्री और इस तरह के बेसिक जो एसेंशियल ड्रग्स होते हैं उनको अवेलेबल करना। ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ गाइड्स, हेल्थ वर्कर्स एंड हेल्थ असिस्टेंट्स और रेफरल सर्विसेज, तो इस तरह के हेल्थ गाइडलाइन लोगों में ट्रेनिंग लोगों को ट्रेन करना, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना या हेल्थ असिस्टेंट को ट्रेन करना ताकि वो कम्युनिटी के लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेन कर सके। तो ये सारे हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स में आ जाता है। या रेफरल सर्विसेज, जो कि जब एक जगह पर किसी डिज़ीज़ को ट्रीट नहीं किया जाता या किसी डिज़ीज़ को ट्रीट करने का कोई ट्रीटमेंट ना हो तो फिर उसे रेफ़र किया जाता है दूसरी जगह में।
तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की एलिमेंट्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर है और ये आप लोग देख सकते हैं। पहला क्या है, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन एंडेमिक डिजीज, ट्रीटमेंट, ड्रग अवेलेबिलिटी। तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट्स है। एप्लीकेशन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्राइमरी हेल्थ केयर के कौन कौन से एप्लीकेशन है और इस तरह हमारे पास लास्ट ऑब्जेक्टिव इस यूनिट का और इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 2 कवर हो जाएगा आज के 2nd पार्ट में। तो पाकिस्तान since its creation in 1947 has made success in establishing its health portfolio during the ensuing decades। तो जब से पाकिस्तान बना है 1947 से अभी तक पाकिस्तान ने हेल्थ केयर को मुख्तलिफ तरीक़ों से अचीव करने की कोशिश की। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले डिप्लोमाज हुआ करते थे, फिर LHV के डिप्लोमाज, फिर रजिस्टर नर्स, फिर पोस्ट RN, अभी 4 ईयर नर्सिंग डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है प्राइमरी हेल्थ केयर में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया है इन चीज़ों ने। तो प्राइमरी हेल्थ को प्रोवाइड कब से किया जा रहा है, 1947 से पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है। सिग्निफिकेंट क्रेस्ट एंड ड्रॉप्ड हैव बीन एक्सपीरियंस। तो इस दौरान कभी कामयाबी, कभी नाकामी, कभी मसले मसाइल, कभी अचीवमेंट। तो ये सारी क्रेस्ट एंड ड्रॉप, नाकामी कामयाबी का जो एक्सपीरियंस रहा, ये भी एक्सपीरियंस रहा। करेक्टराइज बाय द इनइक्विटी अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज। पहले भी हमने पढ़ा है कि अर्बन जो सिटीज़ हैं उनको ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड की जाती, हेल्थ प्रोवाइड किया जाता और रूरल कम्युनिटीज़ को नहीं, ये भी एक मसला था। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज एलोकेशन, रिसोर्स का कम मुकर्रर करना। इम्बैलेंस इन द नंबर एंड स्किल मिक्स ऑफ द हेल्थ वर्कर्स, या तो स्किलफुल या नॉलेजेबल पर्सन नहीं, हेल्थ वर्कर नहीं हुआ करते थे। एंड डेफिशिएंट एक्सेस एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल सेगमेंट फॉर द एप्लीकेशंस, पॉपुलेशंस। तो या कभी कभार जो हेल्थ की जो क्वालिटी थी वो बहुत कम प्रोवाइड की जा रही थी पॉपुलेशन को। तो ये सारी चीज़ें कभी कामयाबी, कभी नाकामी। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ का एक्सपीरियंस रहा इस दौरान पाकिस्तान को। तो ये हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से पाकिस्तान में था। During the 1960 and 1970, much emphasis was given to strengthen the infrastructure of the healthcare system and establishment of the rural health center in order to bring the health services closer to the community। 1960 और 1970 के दरमियान जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, उसके ढांचे को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ रूरल हेल्थ सेंटर्स भी बनाए गए ताकि जो हेल्थ सर्विसेज है विलेजेस में जो लोग रहते हैं उनको भी अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए या उनको कम्युनिटी की तरफ लाया जाए जहाँ पर ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हो। The 1970 and 1980 can be considered as the decade of the primary health care। चूँकि 1978 में अल्मा डिक्लेरेशन भी हुआ था तो पाकिस्तान में भी इसका बहुत बड़ा असर हुआ था और 1970 और 80 का मेन एरा है प्राइमरी हेल्थ केयर का, when the international public health movement was given considerable stimulus by the Alma Ata Declaration on the primary health care September 1978। तो पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ जो मूवमेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर को जो इम्प्लीमेंट करना था ये अल्मा आता डिक्लेरेशन के ज़रिए हुआ 1978 सितंबर के महीने में। तो ये अपने साथ नोट कर लें, इसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है कि कौन से प्रोग्राम कौन से डिजीज़ के खिलाफ स्टार्ट किए गए। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1974 में, अपने साथ नोट कर ले। और जो नेशनल जो एक्सपेंडेंट प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन चाइल्डहुड डिजीज़ को जो प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीनेशन दी जाती थी जैसे कि पोलियो, BCG, दूसरे वैक्सीन, ये कब लॉन्च किया गया 1978 में। और 1978 में अल्मा आता डिक्लेरेशन भी हुआ था, तो उसके लिहाज से आप याद रख सकते हैं। डायरिया को कंट्रोल करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन अच्छी तरीके से सोल्यूशन देने लगा। एंड ट्रेनिंग ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस ऑन द सेफ एंड क्लीन डिलीवरी वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। और वो लोग जो बर्थ के हवाले से थोड़ा बहुत ट्रेडिशनली जानते थे उनको ट्रेन किया गया ताकि अच्छी तरीके से इन्फेंट और मदर दोनों को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए और डिलीवरी हो एक अच्छी तरह स्टेरिलाइज तरीके से, क्लीन तरीके से डिलीवरी हो। तो इसलिए इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए उन्हें ट्रेन किया गया और एक प्रोफेशनल तरीके से लोगों में अवेयरनेस आ गई। यहाँ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है कि कौन से प्रोग्राम कौन से डिजीज़ के खिलाफ स्टार्ट किए गए। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1974 में, अपने साथ नोट कर ले। और जो नेशनल जो एक्सपेंडेंट प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन
चाइल्डहुड डिजीज़ को जो प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीनेशन दी जाती थी, जैसे कि पोलियो, BCG, दूसरे वैक्सीन, ये कब लॉन्च किया गया? 1978 में। और 1978 में अलमाता डिक्लेरेशन भी हुआ था, तो उसके लिहाज से आप याद रख सकते हैं। डायरिया को कंट्रोल करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन अच्छी तरीके से सोल्यूशन देने लगा। एंड ट्रेनिंग ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स ऑन द सेफ एंड क्लीन डिलीवरी वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। और वो लोग जो बर्थ के हवाले से थोड़ा बहुत ट्रेडिशनली जानते थे, उनको ट्रेन किया गया ताकि अच्छी तरीके से इन्फेंट और मदर दोनों को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए और डिलीवरी एक अच्छी तरह स्टेरिलाइज तरीके से, क्लीन तरीके से डिलीवरी हो। तो इसलिए इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए उन्हें ट्रेन किया गया और एक प्रोफेशनल तरीके से लोगों में अवेयरनेस आ गई। ओके जी। In the late 1993 the Lady Health Worker Program was launched. कब लॉन्च किया गया? To ensure home delivery of the safe health services, antenatal and postnatal care, childhood disease prevention and family planning. यहाँ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। एक ख़ास डेट में अपने साथ नोट कर ले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से। स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1974 में, अपने साथ नोट कर ले। अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? 1974। और नेशनल जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ द इम्यूनाइजेशन है, जिसे हम वैक्सीन कहते हैं, वो चाइल्डहुड डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पोलियो, BCG, दूसरे वैक्सीन देने लगे। तो ये कब लॉन्च किया गया? 1978 में, अपने साथ नोट कर ले। डायरिया को कंट्रोल करने के लिए ट्रेडिशनल तरीके को ख़त्म किया गया और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाने लगे। और ट्रेडिशनल जो बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत बर्थ के हवाले से पता होता था, तो उनको ट्रेन किया गया ताकि वो सेफ क्लीन तरीके से डिलीवरी कर पाए। और इसका मेन मकसद था कि इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए, मदर और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, उनको कम किया जाए। ओके जी, आगे हमारे पास है इन द लेट 1993 लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम्स वाज इन्वेस्टिगेटेड टू इंश्योर द होम डिलीवरी ऑफ सच हेल्थ सर्विसेज एज एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, चाइल्डहुड डिजीज प्रिवेंशन एंड फैमिली प्लानिंग। तो लेडी हेल्थ वर्क प्रोग्राम को 1993 में लॉन्च किया गया। इसका मेन मकसद था होम डिलीवरी को अच्छी तरीके से ट्रीट करना, या एंटीनेटल पैदाइश से पहले, पोस्टनेटल पैदाइश के बाद जो केयर प्रोवाइड की जाती है, और चाइल्डहुड की जो डिजीज़ थे उनको प्रिवेंट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जिसे हम डॉट भी कहते हैं, इसको इनिशिएट किया गया टू द पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस वाज स्टार्टेड इन 2001। तो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट कौन सा प्रोग्राम? डॉट्स 2001 में लॉन्च किया गया। एंड रोल बैक मलेरिया अपने साथ नोट कर लिए, कब लॉन्च किया गया? 1998 में। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। और ये हमारे पास लास्ट जो है, लास्ट नहीं, आगे भी है। एफर्ट्स टू कम्बैट अंडर न्यूट्रिशन through infant and young childhood feeding, malnutrition treatment and food fortification were launched in 2015। ओके जी, तो जो अंडर न्यूट्रिशन की जो खराबियाँ थी या जो माल न्यूट्रिशन थी यंग चिल्ड्रन में स्पेशली, तो इसके हवाले से कब प्रोग्राम लॉन्च किया गया? 2015 में। अभी ये हुआ है, ये अपने साथ नोट कर ले। माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट या अंडर न्यूट्रिशन के अगेंस्ट कब प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? 2015 में। आगे भी हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये 2 स्लाइड रहती है, उसके बाद हमारा यूनिट कवर हो जाएगा। हैज़ लार्ज प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। पाकिस्तान बहुत बड़ा ढांचा रखता है हेल्थ के हवाले से, बहुत बड़ा स्कोप और बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल BHU बेसिक हेल्थ यूनिट जो होते हैं, जो बेसिक हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, वो कितने हैं? 5000 है। और रूरल हेल्थ सेंटर जो विलेजेस के जो गरीब लोगों के जो हेल्थ सेंटर है, वो कितने हैं? 600। अपने साथ ये नोट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 700-500 अदर फर्स्ट लेवल के हेल्थ फैसिलिटीज़ है। और लेडी हेल्थ वर्कर कितने हैं? 1 लाख तक लेडी हेल्थ वर्कर 1 लाख। अभी तो मेल भी बहुत ज़्यादा आए हैं इस फील्ड में, जैसे कि हम मेल नर्स आए हैं। प्रोवाइडिंग सर्विस अक्रॉस द पाकिस्तान के पूरी पाकिस्तान में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दिस प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस आर सपोर्टेड बाय द नेटवर्क 989 सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल एट तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर रेफर्स। तो इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर के अलावा या प्राइमरी हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए और कितना नेटवर्क हॉस्पिटल है सेकेंडरी लेवल पर? 989 तक, जो कि तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना काम सर अंजाम देते हैं। At the present, different health programs target the different health condition in Pakistan.
मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशन के लिए है। जब कोई डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगता है तो इसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीनेशन, लोगों में अवेयरनेस के लिए प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स। ईच प्रोग्राम हैज़ अ independent organizational structures at federal, provisional, district and first level care facility levels। तो हर एक प्रोग्राम का इंडिपेंडेंटली काम होता है, वो चाहे वो फेडरल, वफाकी या सूबाई या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो, तो इंडिपेंडेंटली हर किसी का अपना अपना काम है। हैविंग इंटीग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज विल हेल्प टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के लोगों में हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं और डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह के लेक्चर अपलोड करते जाएंगे। थोड़ा सा ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग में डिफरेंस है। ऑनलाइन टीचिंग में आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा पॉइंट नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है और स्टूडेंट भी बहुत बोर हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो आज तक इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का भी, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। घड़ी को ना देखो कि जब टाइम आएगा तो मैं काम करूँगा, बल्कि डायरेक्ट अपना काम स्टार्ट करो और आगे चलते जाओ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।